गुसंतोंग बहुत देर तक रोता रहा। उसके आंसू सूख भी गए थे, मगर फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। तभी झुओ फैन मुस्कुराकर बोला, यंग सांजी, जब तू मान चुका है कि गलती तेरी थी, तो अगर फिर से वही मौका मिले, क्या तू फिर से उस लड़की को बचाएगा? गुसंतोंग थोड़ा कांपा, शरीर में हलचल हुई और वो सोच में डूब गया। फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ फादर। फिर वही गलती क्यों दोहराएगा? झुओ फैन उड़ते हुए उसकी तरफ देखता है, चेहरे पर सपाट भाव। गुसंतोंग ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आंटी सुरक्षित रहें। तो फिर तू कह क्यों रहा है कि ये तेरी गलती थी? मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको मेरे कारण चिंता करनी पड़ी और आप मेरी वजह से खतरे में पड़ गए। लेकिन मैं देख नहीं सकता कि आंटी, जो हमेशा मेरे साथ अच्छी थीं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मैं फिर से आंटी को बचाता अगर मौका मिलता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण फादर को खतरा हो। गुसंतोंग की बेचैनी उसके हाथ पांव की हलचल से साफ थी। झुओ फैन शांत आवाज में बोला, यंग सांजी, अगर ऐसा है तो फिर तू माफी मत मांग। फादर। गुसंतोंग हिल गया, उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे झुओ फैन की ठंडी आवाज गुस्से जैसी लगी। मगर तभी झुओ फैन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कराया। हम सब कभी न कभी छोटे और जोशीले रहे हैं। सबने कभी न कभी गलती की है। सही और गलत, ये चीजें सदा तय नहीं होती। अगर तुझे लगता है कि तेरा फैसला सही है, तो पूरे दिल से उसे कर, भले ही वो गलत साबित हो। अगर वो तेरे लिए मायने रखता है तो कर डाल, मगर उस फैसले के नतीजों के लिए तैयार रहे। एक असली आदमी बिना सोच समझे बार बार माफी नहीं मांगता, वरना माफी की अहमियत ही नहीं रह जाती। एक आदमी को जवाबदेह बनना होता है, चाहे वो सही हो या गलत। जब तूने उस लड़की को बचाया, तो अब आगे जो भी होगा तू जिम्मेदार रहेगा, फिर चाहे मुझे तुझे बचाने के लिए अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। नहीं डैड, मैंने कभी नहीं चाहा कि आप। झुओ फैन की बातें जैसे उसकी आखिरी वसीयत हो, और गुसंतोंग डर से रोने लगा। झुओ फैन हंस पड़ा, 3 बार सोचकर काम करना यंग सांजी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे हर कदम के बड़े असर होते हैं। तू उस लड़की को नहीं देख सकता था तकलीफ में, तो क्या मैं तुझे छोड़ देता? मैं तेरा डैड हूं। गुसंतोंग का होठ कांपा, उसका मन बाप के प्यार से भर गया। यही तो एक असली पिता होता है, जो अपने बेटे को हर हाल में अपनाता है। गुश अपनी पहली बार महसूस किया कि झुओ फैन का प्यार उसके लिए कितना गहरा था। अब तक तो हमेशा यही लगता था कि झुओ फैन कमजोर है और उसे मदद की जरूरत है, और वो हर बार उसके लिए खड़ा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक डैड का साथ अच्छा लगता है। मगर आज जब खुद पर मुश्किल आई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका डैड उसकी ढाल बनकर खड़ा है। झुओ फैन अब सिर्फ उसका गॉडफादर नहीं रहा, अब वो उसका असली पिता बन चुका था। ऐसा पिता जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सकता था। और हाँ, बाप बेटे के बीच ऐसा क्या है जो नहीं कहा जा सकता? अगर तुझे उस लड़की को बचाना था तो मुझसे कह देता, मैं खुद उसे बचा लेता। झुओ फैन ने आगे कहा, वैसे उस दिन मेरा ध्यान वाकई कम था। मैं तो बस वर्ल्ड विंड टनल की सीलिंग पर ही ध्यान दिए बैठा था और तेरी हालत को पहचान नहीं पाया। गलती मेरी है, माफी मुझे मांगनी चाहिए। झुओ फैन ने गहरी सांस ली, चेहरे पर अफसोस था। गुसंतोंग की आंखों में पश्चाताप और भी बढ़ गया। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे हमेशा लगता था कि डैड का ध्यान सिर्फ वर्ल्ड विंड टनल पर है और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। हर तरफ से योजनाएं पूरी हो रही थीं और मैं कुछ भी कहने से डर रहा था कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना हो जाएं। झुओ फैन चौंका और गुसंतोंग के उदास चेहरे को देखता रहा। क्या मेरा अपना बेटा मुझे इतना कठोर और बेरहम समझता है? शायद पहले कभी मैं ऐसा था। यंग सांजी, ध्यान से सुनो, ये प्यार है जो सब कुछ समेट लेता है। हम परिवार हैं। तुझे जो पसंद है उसे पसंद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब से मुझ पर भरोसा रख। झुओ फैन ने मजबूती से कहा। उसकी नजरें बेटे की आंखों में गहरे उतर गईं। गुश अपने अपने पिता की आंखों में देखा और फिर जोर से सिर हिलाया। पहली बार उसका वही पुराना हंसता चेहरा लौट आया। झुओ फैन की मुस्कान में भी राहत थी। जैसे ही पिता पुत्र का रिश्ता और गहरा हुआ, तभी पीछे से एक हंसी सुनाई दी। हा हा हा, अब पकड़ा तुझे गू इरफान, अब भाग कर दिखा। झुओ फैन की आंखें सख्त हो गईं और वो पीछे मुड़ा, दिल बैठ गया। ये कमबख्त लोग इतनी जल्दी पहुंच भी गए। हुश! आसमान में 3 चमकती हुई लकीरें बनती हैं। शांगुआन फेयून, बेली जिंगवेई और डांचिंग शेन प्रकट होते हैं। हालांकि बेली जिंगवेई को डांचिंग शेन उठाकर ला रहा था, क्योंकि उसकी रफ्तार थोड़ी कम थी। साम्राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति और 2 स्वॉर्ड किंग्स झुओ फैन की जान के पीछे पड़े थे। उनकी ताकत की तरंगे झुओ फैन से टकराईं और उसका दम घुटने लगा, चेहरे की शिकन गहराई। ये लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? जैसे पहले से पता हो हमें किधर जाना है। गुसंतोंग घबराकर बोला। झुओ फैन ने गुस्से में जमीन पर पांव मारा। ये तो साफ है, इन्होंने तुझ पर कुछ किया है जिससे ये कुत्ते तुझे सूंघते हुए यहां तक पहुंच गए। मैं ही इनको खींच लाया। गुसंतोंग की आंखें कांपने लगीं, शर्म से भर गया। डैड, माफ कर दो मुझे। यंग सांजी, मैंने क्या कहा था? एक आदमी को हर वक्त माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर झुओ फैन मुस्कुराया, और वैसे भी ये सब मेरी कैलकुलेशन के अंदर है।
सच में? अपने डैड पर भरोसा रख। हुश! झुओ फैन की रफ्तार और तेज हो गई, आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक। जैसे उसके पीछे स्वॉर्ड किंग्स नहीं, कुछ पागल कुत्ते दौड़ रहे हों। असल में पूरे सेंट्रल एरिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो इन 3 बड़े लोगों से बच निकलता हो। मगर झुओ फैन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वो अपनी बाहों में अपने खुश बेटे को लिए हुए हवा में दौड़ता रहा। शांगवान फेयून गुस्से से चीखा, ये मानता ही नहीं। क्या उसे लगता है कि हमसे बच निकलेगा? और अगर रुक भी गया तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? हा हा हा, गु यीफान को खत्म करना ही होगा। बेली जिंगवेई ने अपनी मुट्ठी में थामे उस कीड़े की ओर देखा जो झुओ फैन की तरफ रेंग रहा था और बोला, उसके बेटे पर 1000 लीग सेंट लगा है। अब कोई टेलीपोर्टेशन अरे भी हमें नहीं रोक सकता। जितना तेज वो भागेगा उतनी ही हालत उस मरते बच्चे की बिगड़ेगी। अब देखता हूं वो क्या करता है। हा हा हा। प्राइम मिनिस्टर बाइली, आपको उसे तड़पाना मजेदार लगता हो, मगर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शांगवान फेयून ने झुओ फैन की तरफ हाथ बढ़ाया। गु यीफान, सोरिंग स्वॉर्ड हमें दे दे तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना। हुश! सोरिंग स्वॉर्ड की तलवार जैसी लहर झुओ फैन की तरफ बढ़ी। उसकी धार इतनी तेज थी कि झुओ फैन की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसने झुककर हमले से बचने की कोशिश की। हुश! तेज धार उसके गाल को छूती हुई निकल गई, खून की पतली लकीर छोड़ती हुई। हमला दूर पहाड़ों में जाकर फटा और 100 मील तक सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद जो शॉकवेव आई उसने झुओ फैन की चाल को हिला दिया। उसके सामने एक धूल का बड़ा बादल उठ चुका था जिसने आसमान तक ढक लिया। झुओ फैन को ऐसा लगा जैसे ये धूल की दीवार उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। चेहरे पर गंभीरता लिए वो रुक गया। एक स्वॉर्ड किंग की ताकत सच में कमाल की होती है। सिर्फ एक वार ने ही उसका रास्ता रोक दिया। अब उसे बस सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना होगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पीछे घूम गया। बाईं आंख में काली ब्लैक थंडर फ्लेम चमकी और दाईं आंख से सुनहरी रोशनी निकली। अब वो सब कुछ झोंक देने को तैयार था। शांगवान फेयून करीब 1000 मीटर दूर जाकर रुका और मुंह टेढ़ा कर मुस्कुराया। क्या हुआ ग्रैंडमास्टर गु, थक गए क्या भागते भागते? झुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी, जैसे मौत सामने खड़ी हो और फिर भी मुस्कुरा रहा हो। जब लड़ाई टालनी ना जाए तो फिर भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शांगवान फेयून हंसा, लड़ाई? ग्रैंडमास्टर गु, तुम ठीक तो हो? मुझसे लड़ोगे? तुम्हारे पास ताकत भी है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं बिना लड़े तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। झुओ फैन ने छोटे सांजी को और कसकर पकड़ा। और क्या पता मेरा नाम कोनों कोनों तक पहुंचे। स्वॉर्ड किंग से लड़ते हुए मरने वाला बड़ी इज्जत की बात होगी। बाकी जिनको तुमने मारा उनमें और मुझमें फर्क जानना है। मैं गु यीफान हूं, इतनी कम उम्र में 11वीं ग्रेड का एल्केमिस्ट बन चुका हूं, इस धरती का एक चमकता सितारा। मैं यूं ही चुपचाप नहीं मरने वाला। शांगवान फेयून को उसकी बातें चुभ गईं। उसने बाइली जिंगवेई की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा प्राइम मिनिस्टर, गु यीफान को तो मरते वक्त भी ऊपर ही रहना है, ऐसा नाम कमाना है कि सब याद रखें। बाइली जिंगवेई मुस्कुराया, जवानी में जोश होता है, यही तो खासियत होती है। कोई भी मरे तो इस तरह नहीं मरना चाहता कि जैसे घास कट गई हो। सब चाहते हैं नाम और इज्जत के साथ जाना। ग्रैंड मास्टर गु, तुम तो जानते हो कि मुझे काबिल लोग कितने पसंद हैं। तुम भी उनमें से हो, तो क्यों ना सोरिंग स्वॉर्ड हमें दे दो और एम्परर की सेवा का सोचो। बाइली जिंगवेई बड़ी नरमी से बोल रहा था, लेकिन झुओ फैन ने उसे ठिठोली में लिया। प्राइम मिनिस्टर को सच में काबिल लोग पसंद है, मगर मैंने तो इतने समय में सेंट्रल एरिया में कोई ऐसा चमकता नाम नहीं देखा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ा हो। क्या पूरे सेंट्रल एरिया में कोई और काबिल नहीं? या प्राइम मिनिस्टर की चमक इतनी ज्यादा है कि बाकी सब दब जाते हैं? मगर प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सज्जन है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच्चाई तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऐसे लोगों से भिड़ जाते हैं जो। शांगवान फेयून हंसी रोक नहीं पाया और चुपके से बाइली जिंगवेई की तरफ देखा। गु यीफान सच में कमाल का दिमाग रखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान हो जो सब भांप लेता है। बाइली जिंगवेई को काबिल लोग पसंद थे, मगर हद तक। वो हर टैलेंट को अपनाता था, बस एक किस्म को छोड़कर जो खुद उसकी तरह राजनीति में माहिर हों। ऐसे लोग उसे डराते थे, उन्हें वो तुरंत खत्म करता था। इस एम्पायर में 2 प्राइम मिनिस्टर की जगह नहीं थी। बाइली जिंगवेई खुश होता अगर गु यीफान बस एक ब्रिलियंट एल्केमिस्ट होता, मगर अब हालात बदल चुके थे। गु यीफान के दिमाग और चालाकी ने दिखा दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर को टक्कर दे सकता है। अब तो सोरिंग स्वॉर्ड चोरी करना वजह नहीं रहा। वजह थी कि गु यीफान अब प्राइम मिनिस्टर की आंखों में कांटा बन गया था। ग्रैंड मास्टर गु की नजरें बहुत तेज हैं। बाइली जिंगवेई का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अब जब तुमने रास्ता चुन ही लिया है तो मैं और नहीं रोकूंगा। तुम खुद की परवाह न करो, ठीक है, मगर इस मासूम की तो सोचो। सोरिंग स्वॉर्ड हमें दे दो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। झुओ फैन ने गुसानतों की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही हिम्मत थी जो पिता की आंखों में थी। वो हंसा, प्राइम मिनिस्टर, झूठी उम्मीद मत दिलाओ। मेरा बेटा भी मेरी तरह है, तुमने देख ही लिया होगा। दुश्मन के बेटे को जिंदा छोड़ने की उम्मीद मैं तुम सबसे नहीं रख सकता। प्राइम मिनिस्टर, तुम अपनी बातों की ऊर्जा बचाओ।
हम दोनों अब साथ लड़ेंगे या साथ मरेंगे। झुओ फैन ने अपनी बेल्ट से गुसांतोंग को अपने सीने से कसकर बांध लिया। मरने का इरादा पक्का था और बेटा भी पीछे नहीं था। शांगवान फेयून इस जज्बे को देखकर अंदर से हिल गया। काश ये दो जिंदा रहते, क्या बनते आगे चलकर। मगर आज ही सब खत्म हो जाएगा। अब जब तुम समझने को तैयार नहीं तो मैं भी मजबूर हूं। बाइली जिंगवेई को उस हिम्मत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इशारा किया, शांगवान फेयून, खत्म कर दो इन्हें। शांगवान फेयून ने सिर हिलाया और उंगलियों से हमला किया। एक भयावह शक्ति निकल पड़ी, जैसे पूरी दुनिया कांप उठेगी। झुओ फैन की आंखों में चिंता थी, पसीना बहने लगा। वो समझ रहा था स्वॉर्ड किंग फेयून के सामने 5 चाल भी नहीं चल पाएगा, मगर वो जीतने नहीं, बचने के लिए लड़ रहा था। उसके पास एक ही तरीका था, खुद को गंभीर रूप से जख्मी करना और फिर छुप जाना, क्योंकि कोई मरते हुए को ढूंढता नहीं। उन 2 उंगलियों से निकली शक्ति ने पूरे माहौल को हिला डाला। झुओ फैन की दाईं आंख सुनहरी रोशनी में चमक उठी। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। शांगवान फेयून की तलवार की रफ्तार और ताकत इतनी थी कि शिफ्ट तकनीक भी शायद ना बचा पाए। बस एक ही मौका था, हमला होते ही डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को चलाना। अगर एक पल की भी देरी हुई तो मौत तय थी। जीवन और मौत एक बारीक से पल पर टिका था। ये पहली बार था जब झुओ फैन को किसी स्वॉर्ड किंग से सीधी टक्कर लेनी पड़ी थी। उसकी पीठ पसीने से तरबतर थी। फुफ! शांगवान फेयून की उंगलियां झुओ फैन की ओर चलीं और तलवार निकली। तभी झुओ फैन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सक्रिय हो गई। जिस पल हमला झुओ फैन तक पहुंचा वो गायब हो गया। तलवार ने पीछे की धूल को उड़ा दिया। बच गया? ये कैसे हुआ? शांगवान फेयून हैरान रह गया। लेकिन तभी सामने एक हलचल हुई। झुओ फैन भागा नहीं, उल्टा हमला करने लौट आया। सबके होश उड़ गए। इस लड़के के पास कितना हौसला है। शांगवान फेयून की संवेदनाएं तेज थीं। उसने तुरंत झुओ फैन की जगह को पकड़ लिया और नया हमला तैयार किया। झुओ फैन के जैसे ही सामने आने पर उसने मजाक उड़ाया, वाह, भागने की जगह सामने आ गए, सच में मरने का शौक है क्या? थंडर फ्लेम वॉइड एनिहिलेशन। उसकी दाईं आंख में 2 सुनहरी चमक और बाईं आंख में आग जल उठी। एक भयंकर हमला निकला। थंडर फ्लेम की काली लहर जैसे मौत की छाया बनकर सीधा शांगवान फेयून के सिर पर आई। शांगवान फेयून उस काली लपट को देखकर कांप उठा। उसका दिल डर से कांप गया। उसने घबराकर युआन की से ढाल बनानी शुरू कर दी। कुछ भी कर रहा था, बस वो जहर उसे छू ना जाए। इसी दौरान उसका दूसरा हमला झुओ फैन को लगा। इतनी नज़दीक से झुओ फैन बच नहीं सकता था। उसकी आत्मा तक मिट जाती। ये ताकत इतनी भयानक थी कि झुओ फैन का चेहरा जलने लगा, सिर सुन्न हो गया। यही वो जगह थी जहां हकीकत झुओ फैन की कल्पना से अलग हो गई। शांगवान फेयून ने जो अब तक उसे छोटा समझ रहा था, अब डर के मारे उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। पहली बार था जब उसे दिल से खतरा महसूस हुआ। धीमी सी आवाज के साथ ब्लैक थंडर फ्लेम ने हमला किया, लेकिन पहले की तरह युआन क्यू की ढाल से टकराने के बजाय ये तो ऐसे आर पार हो गया जैसे वो ढाल कोई कागज हो और सीधे जाकर उसकी चमड़ी की ओर बढ़ गया। शांगवान फेयून डर के मारे घबरा गया, क्योंकि इस थंडर फ्लेम की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। शांगवान युलिन ने जो धमाका करके इसका असली रूप दिखाया था, वो तो बस थंडर फ्लेम की प्राकृतिक ताकत थी, लेकिन झुओ फैन ने इसे एक स्किल की तरह इस्तेमाल करके इसकी असली तबाही को उजागर किया। थंडर फ्लेम वॉइड एनाहिलेशन असल में झुओ फैन की 2 सबसे खतरनाक स्किल्स का मेल था, जो किसी भी रुकावट को चीरकर इस थंडर फ्लेम की असली मारक ताकत को बाहर लाता था। जब ये 12th ग्रेड की शांगवान क्लान के अरे को काट सकता है, जिसे उनके सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था, तो एक मामूली युआन की ढाल की क्या औकात। शांगवान फेयून की आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके दिल में दहशत भर चुकी थी। वो इस जानलेवा वार से खुद को बचाने के लिए तेजी से हट गया। इस घबराहट ने उसके उस वार को भी भटका दिया जो झुओ फैन पर ताना गया था, और वो तलवार सीधा कहीं और जाकर गिरा, जिससे 50 मील का इलाका पूरी तरह मलबे और धूल में तब्दील हो गया। ब्लैक थंडर फ्लेम का विनाशकारी प्रवाह उसके कंधे के पास से गुजर गया और दूर तक चला गया। जैसे ही वो इसके पास से गुजरा, शांगवान फेयून को इसकी जलती हुई ताकत महसूस हुई, जिससे उसकी रगों में खून तक जम गया। पूरा ईस्टर्न लैंड में जो महान योद्धा था, वो अब एक स्वॉर्ड किंग था, पर ऐसा खालिस डर उसने जिंदगी में गिनती के ही मौकों पर महसूस किया था। लेकिन अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कानों में फिर से एक झंझनाती हुई आवाज पड़ी। उसने तेजी से पीछे देखा, और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसके पैर कांप उठे। वो जानलेवा ब्लैक फ्लेम उसकी पोशाक पर थी और अब उसके शरीर तक पहुंच रही थी। शांगवान फेयून ने तुरंत युआन की के जरिए अपने कपड़े झटक कर गिरा दिए, जिससे वो ब्लैक फ्लेम भी बुझ गई और सिर्फ जलती हुई कपड़ों की राख रह गई। फिर एक और आवाज आई और झुओ फैन फिर से सांजी को अपनी बाहों में लिए सामने आ गया। उसका बायां आंख वायलेंट ब्लैक फ्लेम से जल रहा था और दायां आंख 2 सुनहरे हेलोज से चमक रहा था। लग रहा था जैसे फिर से वैसा ही हमला करने वाला है। लेकिन शांगवान फेयून को वो पहला हमला अब तक नहीं भूला था। मरने का डर भी इतना भयानक नहीं लगा था जितना ये महसूस करा गया था।
जुओ फैन के सामने आते ही उसने पलटकर झट से 10 किलोमीटर दूर छलांग मारी। जब उसे थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस हुआ तब जाकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भयंकर जंग से बचकर निकला हो। उसके पैर इतने कमजोर हो चुके थे कि गिरते गिरते बचा। उसकी पैंट पर भी रंग का फर्क साफ नजर आ रहा था, जैसे किसी ने डर के मारे खुद पर काबू खो दिया हो। बेली जिंगवेई और डैंगक्विंग शेन हैरानी में देख रहे थे। हाय राम, स्वॉर्ड किंग फेयून हो तुम? ये क्या हाल बना रखा है एक रेडियंट स्टेज के मामूली कल्टीवेटर से लड़ाई के बाद? क्या तमाशा है? ऊपर के कपड़े फट गए और नीचे का हिस्सा तो डर के मारे भीग गया है। बेली जिंगवेई की नाक फड़कने लगी, गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो गाली देने ही वाला था कि तभी उसे ब्लैक थंडर फ्लेम की असली ताकत का अंदाजा हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर की नजरें जुओ फैन पर जम गई, जो बुरी तरह हाँफ रहा था। गुई इफान सिर्फ बातें नहीं बना रहा था जब उसने कहा था कि वो स्वॉर्ड किंग से लड़ सकता है। डैंगक्विंग शेन ने सिर हिलाया। ये ब्लैक फ्लेम सच में स्वॉर्ड किंग को भी मार सकती है। अगर इसकी ताकत थोड़ी और होती तो वो वार। वो चुप हो गया, बेली जिंगवेई की उंगलियों की चरमराहट सुनते ही। उसकी आवाज़ भारी थी। अब मैं इसे मारना सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पूरे एम्पायर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी समझता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ एक इनविंसिबल स्वॉर्ड हो सकता है, दूसरी ऐसी खौफनाक ताकत के लिए कोई जगह नहीं है। डैंगक्विंग शेन के चेहरे पर चिंता दिखने लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये लड़का बहुत ज़्यादा काबिल है, और ये ब्लैक फ्लेम रेडियंट स्टेज से ही स्वॉर्ड किंग के लिए खतरा बन चुका है। ये तो पक्का है, ये आगे जाकर दूसरा इनविंसिबल स्वॉर्ड बन जाएगा। अब बाइली जिंगवे तो सोरिंग स्वॉर्ड को भी छोड़ देगा अगर इसकी जान लेनी पड़ी। डैंगक्विंग शेन ने अपनी दाढ़ी थाम ली, गहरे सोच में डूब गया। वहीं दूसरी ओर शंगवान फेयून का हाल और भी बदतर हो चुका था। अब तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने जुओ फैन की ओर खून से भरी नजरों से देखा। अब ये नालायक और जिंदा नहीं रहेगा, इस बेइज्जती के बाद तो बिल्कुल नहीं। शंगवान फेयून ने अपनी उंगलियां फैलाईं और एक और तलवार का वार किया। अब वो पहले जैसा लापरवाह नहीं था, बल्कि बिल्कुल संजीदा और सतर्क हो चुका था, जैसे किसी बराबरी के ओपोनेंट से लड़ रहा हो। 1 किलोमीटर के अंदर की हर हलचल पर उसकी नज़र थी। जुओ फैन ने एक लंबी सांस ली। मुझे पता है कि मैं अभी एक स्वॉर्ड किंग से लड़ने के लायक नहीं हूं। कोई और जेनेसिस स्टेज का कल्टीवेटर अब तक जलकर राख हो चुका होता। किसी स्वॉर्ड किंग पर वार करके अगर पहली बार काम ना आए तो दोबारा मौका नहीं मिलता। लेकिन ये सब उसी की कैलकुलेशन में था, इसलिए अब बस एक ही समझदारी भरा रास्ता था, भाग जाना। बाइली जिंगवे और डैंगक्विंग शेन ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि जुओ फैन अब शंगवान फेयून का शिकार बन चुका था। वो तो अब उसे किसी कीमत पर भागने नहीं देगा। हे, अब बहुत देर हो चुकी है। शंगवान फेयून की हंसी निकली, उसकी उंगलियां चमकने लगीं और एक जोरदार ताकत के साथ उसने हमला किया। चाहे जुओ फैन कितना भी दूर भागे, ये हमला उसे मार ही देगा। ये होती है एक स्वॉर्ड किंग की ताकत। जुओ फैन ने जो अर्लियर थंडर फ्लेम से दिखाया वो तो बस डराने जैसा था, असली ताकत अभी सामने आई थी। शंगवान फेयून को इससे ज्यादा कोई नहीं जानता था, इसलिए उसने खुद ही कहा, गुई इफान, मानना पड़ेगा, तू सच में जीनियस है। ताकत में, आल्केमी में तूने कमाल कर दिया। उस ब्लैक फ्लेम ने मुझे कुछ पलों के लिए डरा ही दिया था। अगर तुझे थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद एक दिन तू मुझे मारकर इस दुनिया का अगला ओवरलॉर्ड बन जाता। लेकिन अफसोस, तूने खुद को बहुत जल्दी दिखा दिया। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो ब्लैक फ्लेम तभी काम करता है जब वो मुझ तक पहुंचे, और अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। शंगवान फेयून ने अपनी उंगलियां चलाईं और सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट का तीसरा तलवार वार छोड़ा, सीधा जुओ फैन और उसके बेटे की ओर। सीटी जैसी आवाज के साथ वो तलवार उसके पीछे पहुंची। जुओ फैन ने पीछे देखा, आंखों में हैरानी थी। फिर उसने अपने दाएं आंख में 5 गोल्डन हेलोस को जगाया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5वीं स्टेज थंडर फ्लेम वॉल 5 गुना। ब्लैक थंडर फ्लेम फिर प्रकट हुई, 5 परतों की दीवार बनाकर उस इनकमिंग स्वॉर्ड को रोकने के लिए। शंगवान फेयून हक्का बक्का रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जुओ फैन इस तरह डिफेंस बनाएगा, वो भी इस अजीब सी ब्लैक फ्लेम से। ये तरीका और किसी के लिए होता तो काम आ जाता। बूम! वो सारी दीवारें एक झटके में टूट गईं, ब्लैक फ्लेम के टुकड़े हवा में उड़ते हुए बुझ गए। जुओ फैन का पूरा शरीर कांप गया, मुंह से खून निकल आया और उसकी दोनों आंखों से भी खून बहने लगा। फिर भी वो तलवार का वार रुका नहीं था, अब भी सीधा उसकी ओर बढ़ रहा था। हा, गुई इफान, उस अजीब सी ताकत से भी तुझे कोई? शंगवान फेयून की हंसी गूंजी, लेकिन फिर वो अचानक रुक गया, जैसे गला सूख गया हो। What the hell? मेरी स्वॉर्ड एनर्जी! चारों तरफ बस एक ही आवाज सू करके गूंज रही थी। वो आवाज शंगवान फेयून के कानों में चुभ रही थी, जैसे आग खुद उसके दिमाग में घुस गई हो। उसने अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड स्किल को जुओ फैन की थंडर फ्लेम की दीवारों से टकराते देखा, लेकिन वो आग में घुसते ही घुलने लगी। जब तक आग बुझी तब तक तलवार की एनर्जी 1/4 कमजोर हो चुकी थी। हाँ, वो अब भी ताकतवर थी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि उसका रुतबा घट गया है। पहले जो तलवार शांगवान फेयून जैसी हस्ती से निकली थी, अब वो किसी आम जेनेसिस एक्सपर्ट के वार जैसी लग रही थी।
मान लो वो वार किसी टॉप जेनेसिस एक्सपर्ट का हो सकता है, लेकिन शांगुआन फेयून के स्तर से वो काफ़ी नीचे गिर गया था। सेंट्रल एरिया जितना फैला था उतना कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ सारे टॉप जेनेसिस एक्सपर्ट्स रहते थे, फिर भी सिर्फ 9 स्वॉर्ड किंग्स थे, क्योंकि वो बाकियों से कहीं ऊपर थे। शांगुआन फेयून ने जब हल्के से तलवार चलाई थी तब उसने एक झटके में 30 जेनेसिस स्टेज के गार्ड्स को काट डाला था। डानकिंग शेन की तलवार भी वैसी ही थी, जिसने शांगुआन कबीले के कई एक्सपर्ट्स को मुश्किल में डाल दिया था। यही थी स्वॉर्ड किंग की ताकत, आम जेनेसिस एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग। 5 को अकेले में निपटा सकता था। मॉर्टल डोमेन में कल्टिवेशन का लिमिट भले ही पीक जेनेसिस स्टेज तक ही क्यों ना हो, लेकिन ये 9 स्वॉर्ड किंग्स बाकियों से कहीं ऊंचे थे। अगर ये सीमा ना होती तो ये कब के सेंट बन चुके होते, सेक्रेट डोमेन के एक्सपर्ट्स के बराबर या शायद उनसे भी ऊपर। शायद वहां के कुछ राक्षसों को भी हिला सकते थे। लेकिन इतनी ऊंची वर्ल्डली पावर को झुओ फैन की थंडर फ्लेम ने जला के राख कर दिया, उसे आम और कमजोर बना दिया। वो तीनों जो ये देख रहे थे, उनके चेहरों पर सन्नाटा छा गया, और खुद झुओ फैन भी हैरान था, जबकि वो इस पूरे टकराव में नुकसान उठा रहा था, लेकिन अब कोई उसे कम नहीं आंक रहा था। शांगुआन फेयून की आंखें कांप रही थीं। ये ब्लैक फ्लेम इतनी तेजी से मेरी सोर्ड एनर्जी को खा गई। ये पागलपन है, ऐसा कुछ इस दुनिया में कैसे हो सकता है? बाकी दोनों ने गहरी सांस ली। उनकी झुओ फैन से डर की वजह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि वो भयानक थंडर फ्लेम थी। वो आग कुछ भी जला सकती थी, हर चीज को। कोई भी मार्शल आर्ट उस आग से बच नहीं सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ब्लैक फ्लेम का बस एक ही पहलू था, मात्रा जितनी ज्यादा होगी कोई भी कल्टीवेटर मिट सकता है। उनकी युआन क्यूई की रक्षा भी पिघल जाएगी और उनकी मार्शल टेक्निक्स भी बच नहीं पाएंगी। सोचो, अगर फ्लेम इतना कर सकती है तो स्पिरिचुअल आइटम्स की क्या बिसात। ये थंडर फ्लेम जैसे नर्क की आग हो, जो एकदम अंतिम और अपार विनाश लेकर आई है। अगर ये बात दुनिया को पता चली तो झुओ फैन इस पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। इस फ्लेम को पकड़ना मतलब मास डिस्ट्रक्शन का हथियार हाथ में लेना। वो तीनों झुओ फैन को घूरते हुए चुप थे, हर एक अपने ख्यालों में डूबा हुआ। झुओ फैन की आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी शांति डगमगाई नहीं। उल्टा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। वो जानता था कि तलवार की ताकत अब इतनी घट गई है कि वो उससे निपट सकता है। झुओ फैन ने अपनी टूटी आंख को अनदेखा किया और अपनी दाईं आंख से 2 गोल्डन हेलोस चमकाई। उसकी बाईं आंख से थंडर फ्लेम लहराई और उसने फिर से थंडर फ्लेम वॉइड अनाहिलेशन को छोड़ा, सीधा सोरिंग सोर्ड आर्ट पर। जैसे ही फ्लेम तलवार से टकराई, वो फिर से बिखर गई, लेकिन वो तलवार अब भी झुओ फैन की तरफ आ रही थी। झुओ फैन को भी इसका असर झेलना पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द उठा और मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखों से भी ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे पर फिर भी आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उस टकराव के पल में जब उसकी कोशिश नाकाम रही, तब भी फ्लेम की नेचर अजेय रही। वॉइड एनाहिलेशन के जरिए फ्लेम सीधा तलवार के दिल में घुस गई। इससे तलवार और भी कमजोर होती चली गई। जब तक फ्लेम बुझा, तब तक तलवार की एनर्जी एक नए जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर के बराबर रह गई थी। शांगुआन फेयून हक्का बक्का रह गया। सिर्फ 2 हमलों में इस महान स्वॉर्ड किंग की गर्व भरी स्वॉर्ड आर्ट इतनी नीचे गिर गई कि उसका असर अब एक मामूली जेनेसिस कल्टीवेटर के बराबर रह गया था। कोई भी मामूली कल्टीवेटर अब उस तलवार को हंसी में उड़ा सकता था। ये बात शांगुआन फेयून के घमंड को ठेस पहुंचा गई। चलो, मान लिया कि गु यिफान अभी सिर्फ रेडियंट स्टेज में है, लेकिन इतना भी काफी हो गया। अगर स्वॉर्ड किंग फेयून 3 बार में भी किसी को नहीं मार सका तो उसे खुद ही मिट जाना चाहिए। हाँ, झुओ फैन भले ही सिर्फ रेडियंट स्टेज में हो, लेकिन एक स्वॉर्ड किंग का घमंड कुछ और ही होता है। लेकिन झुओ फैन का इरादा अपनी जान देकर इस स्वॉर्ड किंग का ईगो ठीक करने का नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया जब उस कटी कमजोर तलवार की एनर्जी को देखकर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का चौथा चरण एक्टिवेट किया। थंडर फ्लेम डोमेन। धड़ाम। उसके चारों ओर 1000 मीटर तक की जगह गूंज उठी। ब्लैक थंडर फ्लेम हर ओर फैल गई, जैसे कोई कांपता हुआ स्पेस हो। तलवार की एनर्जी जलकर खत्म नहीं हुई, लेकिन वो रफ्तार में धीमी हो गई और फ्लेम से बहुत ज्यादा कमजोर भी। यही था झुओ फैन का तरीका, इस खतरनाक एनर्जी को धीरे धीरे काटकर इतना कमजोर कर देना कि वो अपने घायल शरीर से भी उसे झेल सके। बेशक इतना करना काफी नहीं था कि वो स्वॉर्ड एनर्जी को पूरी तरह रोक सके। आखिरकार वो झुओ फैन तक पहुंच ही गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब उसकी ताकत मिड सोल हार्मनी स्टेज जितनी रह गई थी, जो झुओ फैन के लिए झेलना संभव था। मुस्कुराते हुए झुओ फैन ने अपना लाल रंग का दायां हाथ उठाया, पूरा भरोसा लिए। इतनी ही ताकत रह गई है एक स्वॉर्ड किंग की, मैं अब भी इसे झेल सकता हूं। लेकिन झुओ फैन एक बात भूल गया था, उस तलवार में एक खासियत थी जो अब भी उसमें जिंदा थी। कमजोर होने के बावजूद तलवार उसकी ऑलमाइटी राइट हैंड को चीरते हुए अंदर घुस गई। खून फवारे की तरह निकला और झुओ फैन की मुस्कान हैरानी में बदल गई। कैसे? किले नाम से तो ये भी रुकनी चाहिए थी। क्या मैंने कोई गलती की है? झुओ फैन फिर से खून थूकता है और गू संतोंग को अपने सीने से लगाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चारों ओर गड्ढा बन गया और उसका खून धरती को लाल कर गया।
पापा पापा, गू संतोंग रो पड़ा, उसकी थकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। यंग सांजी, मैं एक बात भूल गया था, और वही इतनी बड़ी चोट की वजह बनी। अब मैं ड्रैगन ब्रेथ पिल भी नहीं ले सकता। पापा, क्या हम मरने वाले हैं? गू संतोंग की आवाज में लाचारी थी। जुओ फैन ने उसका सिर सहलाया। तू डर रहा है क्या? नहीं, तो फिर किस्मत पर छोड़ दे। जुओ फैन की आंखों में चमक थी। अब हमारी जिंदगी उसी के हाथ में है, बस उसे हमारी डील याद रहनी चाहिए। गू संतोंग ने चुपचाप सिर हिलाया। जुओ फैन की ये बुरी हालत सिर्फ उसी एक भूल की वजह से हुई थी, जिसने एक कमजोर हुई स्वॉर्ड एनर्जी से उसे इस हालत में पहुंचाया था। बाकी तीनों के लिए ये नतीजा बिल्कुल अकल्पनीय था। सबसे ज्यादा चौंका था शांगवान फेयून। इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे मैं 3 हमलों में ना मार सकूं, सिवाय बाकी स्वॉर्ड किंग्स और इनविंसिबल स्वॉर्ड के। गू यिफान, तू पहला होगा जिसे मैं चौथी तलवार से खत्म करूंगा। शांगवान फेयून ने अपनी उंगलियां उस घायल और बेहोश पड़े इंसान की ओर उठाई जिसमें अब कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखों में हत्या की आग थी। उसकी आंखों में नफरत थी, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान। उसका निशाना अब लाचार पड़ा था, लेकिन हारने जैसा एहसास शांगवान फेयून को हो रहा था। एक महान स्वॉर्ड किंग एक रेडियंट स्टेज के अल्केमिस्ट को 3 हमलों में नहीं हरा सका, जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी एक चींटी को भी ना कुचल पाए। लोग उसकी ताकत को नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी को याद रखेंगे। अब उसकी अगली तलवार में उसकी पूरी हत्या की इच्छा थी, और यह सबसे खतरनाक वार होने वाला था जो जुओ फैन की टूटी हालत में जान ले सकता था। यह उसकी कैलकुलेशन में था, लेकिन हल्का सा फर्क पड़ गया, और यह छोटा सा फर्क जुओ फैन के लिए मौत बन सकता था। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।